अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, पिछले दिनों जो सारा मामला रहा हम सब उसे बखूबी आगाह हैं और उसके बाद जो एक प्रोपेगेंडा हमने सोशल मीडिया पर देखा हमेशा की तरह जो होता आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक सियासत हमें नज़र आई, बकौल अता तारड़ साहब उन्होंने कहा कि ये डेड बॉडीज़ पर सियासत हो रही है और ये बड़ी गलत चीज़ है, इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। लेकिन तकरीबन 3 दिन तक वो मामला रुका नहीं और जिस तरह से इदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की जाती रही, गलत वीडियोज़ हमने देखा कि वो चलाई जाती रहीं कि जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई कि हमारे लोगों को निशाना बनाया गया है, उन पर गोली चलाई गई है। इन सारे मामलात पर ऑब्वियसली क्लैरिटी होना ज़रूरी है और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इन मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से हल किया जा सके। अब इसके अलावा इसके हवाले से ख़बर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ का ये जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद सोशल मीडिया पर जो एक हमें नज़र आया मज़मूम प्रोपेगेंडा, उसको ख़त्म करने के लिए और इसमें जो ख़ास तौर पर मुलव्वस अफराद थे उनकी शनाख्त के लिए और उन तंजीमों की शनाख्त के लिए जो इस वक्त मुकम्मल एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ चल रही हैं, हुकूमत को बदनाम कर रही हैं, सिक्योरिटी इदारों को बदनाम कर रही हैं, उसके लिए उन्होंने एक मुश्तरका टास्क फोर्स कायम की है। और ये जो टास्क फोर्स है इसमें PTA के चेयरमैन और इसके अलावा ये 10 रुकनी टास्क फोर्स है, इसके चेयरमैन जो हैं वो होंगे PTA के। और इसके बाद ये सारे चीज़ें जो हैं ये क्लियर की जाएंगी, कौन कौन इसमें मुलव्वस था। 10 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम के सामने लेकर आई जाएंगी और तमाम तर सूरत हाल जो है उसको बेनकाब किया जाएगा। उसके अलावा आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DPO अटक की, जिसमें उन्होंने बाकायदा तमाम वो वीडियोज़ भी चलाई हैं और उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से लोग आए और ये आम पब्लिक नहीं थी। जो हमारे लोग, उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के लोग थे, उन्होंने खुदकुश जैकेट्स नहीं पहनी हुई थी, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, क्योंकि हम अपनी पब्लिक के सामने जा रहे थे और हमें ये मालूम था कि ये हमारे लोग हैं जो एहतजाज करने आए हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आई हैं, जो लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उनके मोबाइल फ़ोन से जो मटीरियल मिला है उससे ये वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने आती हैं कि ये अस्करी विंग था, इसमें जो लोग शामिल थे वो आम लोग नहीं थे, उन्होंने कहा। और इसके अलावा कुछ उन्होंने जो डिटेल्स हमें बताई कि इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इन मुजाहिरीन में 8% अफराद जो है वो अस्करी विंग के थे और इसमें जो टीयर गैस शेल्स इस्तेमाल किए गए हैं वो उन्होंने कहा कि ऐसे हैं जो ब्राज़ील मेड हैं और वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, उनकी शिद्दत जो है वो 8 गुना ज़्यादा है जो पाकिस्तान में शेल्स मौजूद हैं। तो ये कहाँ से आई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसमें शामिल जो लोग थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे और किस तरह से उनको ट्रेंड किया गया था और उनको इन मुजाहिरीन में शामिल किया गया था। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये हमारी जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसको मॉनिटर कर रहे थे, उसको ब्लॉक कर रहे थे। ये आम मुजाहिरीन का काम नहीं होता जो वहाँ पे हो रहा था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो तकरीबन इस अब से 3 वाक़यात का उन्होंने जिक्र किया कि उसमें 250 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया गया है और ये जो अब रिसेंट वाक़या हुआ है इसमें 147 एहलकार जो हैं वो उसमें उन्होंने बताया ज़ख्मी हुए हैं और जिनमें से 25 एहलकार जो हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। बहुत सारे सवाल उठते हैं। उन्होंने एक शिकवा भी किया है कि हम इनको अपना समझकर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, करते हैं, हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, अपनी जान भी कुर्बान करते हैं, लेकिन आखिर में पुलिस वालों के साथ ये सलूक किया जाता है। और पंजाब पुलिस ने आवाम को बचाने के लिए अपना खून बहाया है, लेकिन उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं जिस पर डिस्कशन होगी। जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे कराती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप चारों का शुक्रिया। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। बड़ा अहम ये मामला है, हुकूमत ने तो टास्क बनाई है ताकि जो सारे मामलात हैं इनको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आवाम के सामने लेकर आया जाए। और इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जा रही हैं, जिस तरह से एक सियासत हमें नज़र आ रही है डेड बॉडीज़ के ऊपर, यकीनन ये बहुत बुरी बात है। अब इसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, किस हद तक इसमें कामयाबी हो पाएगी? देखिए नाहिद, हुकूमत का यकीनन एक बड़ा फ़ैसला है और जिसमें हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि उन लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा जिन्होंने 24 नवंबर के डी चौक के एहतजाज के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया। और ख़ास तौर पर ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, उसमें ना सिर्फ हिजान अंगेज़ी
बल्कि सनसनीखेज़ी के ऐसे ऐसे पहलू नुमायां किए गए जिसका दूर दूर तक हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। उसमें हलाकतों की तादाद के हवाले से भी, ज़ख्मियों के हवाले से भी, फिर ऐसे ऐसे संगीन इल्ज़ामात रियासत और रियासती अदारों पर लगाए गए जिसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। तो ये एक सोची समझी कैंपेन जो है वो चलाई गई 24 नवंबर के वाक़यात के हवाले से। अब हुकूमत ने जो टास्क फोर्स बनाई है, ये पहला मौका है कि इसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसमें पीटी है और इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्ट्री के लोग शामिल होंगे। ये तमाम लोग जो हैं इनको ये टास्क दिया गया है। जो TOR सामने आए हैं उसमें ये कहा गया है कि उन लोगों की, उन ग्रुप्स की, उन तंजीमों की निशानदेही की जाए जिन्होंने मीडिया के ज़रिए, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान और रियासती अदारों के ख़िलाफ़ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया और पाकिस्तान और रियासती अदारों को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करते रहे। और इसके अजाले के लिए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का इआदा ना हो, इसके अजाले के लिए सिफारिशात तैयार करेगी ये टास्क फोर्स और 10 दिन में इसमें रिपोर्ट देनी है। लेकिन देखिए, बात यह है कि जो हक़ाइक़ हैं, हक़ाइक़ जो हैं कभी छुपे नहीं रह सकते। आज ख़ुद PTI जो है वो इस हकीकत को तस्लीम कर रही है कि जो हलाकतों की तादाद जो है वो सोशल मीडिया के उनके अपने फोरम के ज़रिए बयान की जाती रही, वो बिल्कुल लग़्व, झूठ और बेमानी थी। और आज खुद उनके जो चेयरमैन हैं वो कुछ और तादाद बताते रहे, जिससे ये पता चलता है कि PTI जो है वो खुद भी इस बारे में कोई हक़ाइक़ से बहुत दूर है और उसके पास कोई हक़ाइक़ नहीं है। ये महज सुनी सुनाई बातें हैं जिनकी बुनियाद पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और इस प्रोपेगेंडे में आप ये देखें कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान को जिस तरह से बदनाम करने की कोशिशें हो रही हैं और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी पार्लियामेंट्स में अप्रोच किया जा रहा है और वहाँ एक्सेस की जा रही है और बेबुनियाद पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग यही वजह है। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ ये D चौक जो है वो एक खूनी चौक था, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ, हालांकि वो कुछ नहीं हुआ जो ये बताया जा रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये जो टास्क फोर्स है वो जब सिफारिशात तैयार करेगी, यकीनन इसके नतीजे में कुछ बेहतरी के आसार जो हैं वो नुमायां होंगे। अब देखें, मुल्क सूरत हाल ये है कि जब भी मुल्क जो है तरक्की करने लगता है, जब भी मुल्क जो है मुआशी तरक्की के सफ़र की तरफ बढ़ता है, तो इस किस्म के एहतजाज, खा वो SCO की कॉन्फ्रेंस हो या अभी जो 24 नवंबर का वाक़या हो, ये तमाम एहतजाज उस वक्त हो रहे थे जब यहाँ पर रूस का एक बड़ा बेलारूस के प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए थे। तो ये एहतजाज जो हैं ये दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश थी और ये मईशत को तबाह करने की एक शऊरी कोशिश थी। और ये कोशिश जो है कोई पहली दफ़ा नहीं है। खा 28 सितंबर का एहतजाज हो, 5 अक्टूबर का एहतजाज हो या 24 नवंबर का एहतजाज, आप ये देखें तसलसल के साथ ये सिलसिले जारी हैं और ये सिलसिले जो हैं रुकने नहीं पा रहे। और जबकि PTI जो है उसको ये कहा जा रहा है कि जब आपकी बात जो है पार्लियामेंट के अंदर सुनी जा रही है, पार्लियामेंट के अंदर आपकी बात जो है वो तस्लीम की जा रही है, आपका वजूद तस्लीम किया जा रहा है, तो आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात क्यों नहीं करते, बजाय इसके कि एहतजाज की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यह है कि चूंकि पार्लियामेंट का सेशन भी होने वाला है और यकीनन जो है ये सूरत हाल वहाँ पर भी डिस्कस होगी। ठीक है, मैं साफ़ी साहब ज़रा हमें बताइएगा कि ओवरऑल जो इस वक्त बयानिया बनाया जा रहा है और बगैर सबूत के जो दावे किए जा रहे हैं, अब आप ख़ुद भी उनसे पीछे हट रहे हैं, फिर बैरूनी तौर पर लोगों को आप जिस तरह से इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े झूठ सैकड़ों की तादाद में आप बता रहे हैं कि इतने लोग हमारे इसमें जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, लेकिन आपके पास किसी चीज़ का कोई सबूत नहीं है कि कितने आपके मिसिंग हैं, कितने लोग जाँ बहक हैं, आप ख़ुद भी नहीं जानते कि हुआ क्या। तो ये क्या करने की कोशिश की जा रही है जब आप सेम पेज पर नहीं हैं? आपके चेयरमैन कुछ कहते हैं, लोग कुछ कहते हैं, बुशरा बीबी कुछ कह रही हैं, अलमीन गंडापुर कुछ कह रहे हैं, अंदर से जो सारे मामलात हैं वो भी कुछ ऑडियो लीक्स हो रही हैं, मामलात बड़े आपके अपने गंभीर हैं, लेकिन आप पूरे मुल्क को दाव पर लगाने पर तुले हुए हैं। शुक्रिया नाहिद। देखें, अगर उनकी अंदरूनी कोई इख्तिलाफात है, PTI में अगर टूट फूट है,
तो किसी सियासी जमात के टूट फूट या उनके इन्हितात पे हम खुश नहीं है, लेकिन ये Exactly, उनका हाँ। तंजीमी मामला है। हाँ। जब एक शख्सियत परस्ती का जिस पार्टी में रुझान हो और सिर्फ एक कल्ट की सूरत में ही एक पार्टी अगर परवान चढ़ी हो तो उसका अंजाम तो यही होना था। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। दुरुस्त, हमें हाँ। जो लेना देना है वो हमारी रियासत को दरपेश ख़तरात से हमें लेना देना है। अब देखिए, ये जो आप इल्ज़ामात की बात कर रही है, इस पे तो मैं बाद में आऊँगा। पीटीआई का अलमिया क्या है, पीटीआई को छोड़े भारत के बीजेपी का अलमिया क्या है, बजरंग दल का अलमिया क्या है, राष्ट्रीय सेवक परिषद का जो है उनका मामला क्या है पाकिस्तान से। उनका दुख और गम यही है कि पाकिस्तान क्यों खुदा न खास्ता मेरी मुंह में खाक तबाह बर्बाद क्यों नहीं हो रहा, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट क्यों दुनिया भर की एक बेहतर स्टॉक मार्केट के तौर पे सामने आ रही है, क्यों यहाँ पे तरक्की का अमल जारी है। एक मिसाल हमारे सामने है, पाकिस्तान रेलवे ने पिछले चंद महीनों में 33 अरब का मुनाफा कमाया है। इसका मतलब यही है कि अगर यही तनासब बरकरार रही तो इंशाल्लाह इस साल जो है रेलवे 70 से 80 अरब रुपए कमा लेगी। वो इदारा जो बिल्कुल दिवालिया होने के करीब बिल्कुल था ऐसे ही। इनके ज़माने में, और उसकी कोशिश है, अगर हम जिक्र ना करें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की कोशिशों का, जो उन्होंने पौधा लगाया था, आज उसकी समर जो है वो मिलना शुरू हो गई। ये एक इदारे की बात है। दूसरी जानब आप महंगाई को देखें कि महंगाई की शरह जो है वो गुज़िश्ता 3-4 साल तो क्या, गुज़िश्ता एक दिहाई के सबसे कम तरीन सतह पे हम आ गए। ये नहीं कि सब कुछ हरा हरा हो गया। अब मरीज़ जो है जस्ट ICU से निकला है, वार्ड में अब भी हमारी मीशत का जो मरीज़ है वो दाखिल है। इस मरीज़ ने घर जाना है, फिर इस मरीज़ ने जो है दवाइयाँ खानी है, इसने मुकम्मल सेहतियाब होना है, फिर एहतियात और परहेज़ से काम लेना है, तो तब जाके अवाम को इसका फ़ायदा होगा। ये जो आपका सवाल था उसकी तरफ मैं आता हूँ। ये PTI जो है इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है। उनका अलमिया ये है कि मुल्क तरक्की क्यों कर रहा है, बावजूद ये कि हम वो लोग आए रोज़ इस्लामाबाद पे जत्तों की सूरत में हमलावर हो रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट को कोई परवाह नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाख का फिगर कब का उबूर कर चुका है, और वो इशारिये जो है वो बेहतरी की जानिब मज़ीद जा रहे हैं। तो ये चीज़ें इनकी फ्रस्ट्रेशन की वजह है। और ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये गुज़िश्ता 4-5 दिनों में नाहिद मुझे कई जो है डिप्लोमेट से बात करने का मौका मिला, जो कई गैर मुल्की सहाफ़ियों से बात करने का मौका मिला जो F6 F7 के एरिया में रहते हैं। उनका यही कहना है कि भाई हम तो इस इलाके में रहते हैं, अगर इतना खून खराबा हुआ होता तो हमें तो कुछ अंदाज़ा उसका कुछ शायबा नज़र आता। उन्होंने यही कहा कि अगले दिन तो पूरी ज़िंदगी इस्लामाबाद में नॉर्मल थी। ज़ाहिर है हर एम्बेसी के डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं, शनीला को भी पता है, हाफिज़ साहब भी इस बात से बखूबी आगाह है कि जितनी बड़ी एम्बेसीज़ है उनके ठीक ठाक सोर्सेज होते हैं, अस्पतालों में भी होते हैं, इंटेलिजेंसिया में भी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी होते हैं। वो कह रहे हैं हमें ये PTI के दावे जो है वो उसकी कोई हकीकत आज तक हमें मालूम नहीं हो सकी। और सोने पे सुहागा ये कि वज़ीर आला साहब फरमा रहे कि हर जो शहीद है, जो उनकी नज़र में जो सियासी शहीद है, उनको 1 करोड़ रुपए देंगे। तो हमें ज़रा बताइएगा कि वो कौन सा चेक उन्होंने आज तक किसी शहीद को दिया है जो 24 या 25 या 26 जनवरी को खुदा न खास्ता इस्लामाबाद में शहीद हुआ हो, और नवंबर को शहीद हुआ हो। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल बुहतान तराजी है, अपनी नाकामी को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। और इसका जो है ख़ुद ये PTI के गले ये बात पड़ चुकी है। PTI का कारकुन और रहनुमा बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के सामने मुंह पे कह रहे कि भाई अगर इतना खून बह रहा था, जो सोशल मीडिया पे एहसन इकबाल साहब जो बता रहे हैं कि पूरा जो है सुर्ख करके ब्लू एरिया को जो दिखाया जा रहा है, खून की नदियाँ बह रही खुदा न खास्ता, तो वो आप लोग फिर क्यों उस मौके से भागे? क्या जो गरीब का बच्चा है, जो पश्तून का बच्चा है, उसका खून इतना बेकदरे था
कि आप लोग तो खुद जाके स्पीकर खैबर पुख्तनख्वा के घर में मानसेरा में दावतें उड़ाते रहे और यहाँ पे बकौल आपके लाशें पड़ी थी। तो ये बात खुद उनके गले पड़ चुकी है और इन जो दावों से वो बतदरीज पीछे हट रहे। गौर खान की बयान जो है वो रिकॉर्ड पे है। तो ये तमाम जो है ये लघु बातें हैं। इस पे पीटीआई की जो उन्होंने सियासी साख जो खोया है वो जल्द बहाल होने वाला नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? जो बची कुची साख थी इस इवेंट में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खो चुकी है और फिर जो बयानिया बनाया गया है वो आप उस बयानिए से भी अब भाग रहे हैं, अपनी जान छुड़ा रहे हैं। कभी आप कोई बात करते हैं, कभी आप कोई बात करते हैं, कभी कोई तादाद देते हैं, ना आपके पास कोई सबूत है, ना आप आवाम के सामने अब जा सकते हैं और ना ही अब आपस में मिल बैठ कर कोई आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। नाहिद, वो इकबाल का है ना मिसरा कि शाख नाजुक पे जो आशियाना बनेगा नापायदार होगा। तो इनका आशियाना शाख नाजुक पर किस तरह से था? नंबर 1 डिसइंफॉर्मेशन, नंबर 2 डिसइंफॉर्मेशन, नंबर 3 डिसइंफॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन होती है मैदान जंग में दुश्मन के साथ। यहाँ तो अपनी रियासत में अपने अवाम के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अपनी रियासत के साथ ये काम ये करते हैं। तो एक तो इनका मामला ये है और ये डिसइंफॉर्मेशन अब इनके गले पड़ गई है। हाँ। किस तरह से गले पड़ गई है कि जो इन्होंने बुलंद बांग दावे किए, जो आज आपने सुर्खी जमाई अपने प्रोग्राम की कि बदलता हुआ बयानिया यानी जो हलाकतों की तादाद पर, तो वो उनको यानी जैसे अभी कह रहे थे साफी साहब, कैसे आप प्रूव करेंगे? ये है ना बिलू एरिया और ये मुख्तसर सा इलाका, कोई बहुत यानी लंबा चौड़ा कोई मैदान नहीं है, कोई निश्तर पार्क नहीं है कराची का, एक मुख्तसर सी जगह है और मुख्तसर सी जगह पर थोड़े से लोग थे और थोड़े से लोग वापस पलट गए। किस तरह से पलट गए वो साफ नज़र आ रहा है। हाँ। आंसू गैस के शेल भी थे, पुलिस ने भी उनको धकेला और मेरी इत्ला के मुताबिक तो ये भी है कि जो पीटीआई की अपनी लीडरशिप थी जी, उनका ये कहना था कि हमें नहीं मालूम कि हम किन लोगों के निर्गे में हैं और वो हमें किस तरफ ले जा रहे हैं, हमें इनसे बचाएं। अच्छा, वो कौन लोग निकले अटक के भी उसने बता दिया पुलिस अफसर ने और आपके आईजी ने भी बता दिया कि हमने गैर मुल्की गिरफ्तार किए। गैर मुल्की भी गिरफ्तार हो गए, गैर मुल्की असला भी सामने आ गया। तो ये क्या खेल हो रहा है? ये है वो खेल। अच्छा, फिर खुद पार्टी के अंदर से ये आवाज़ उठ रही है कि ये ऐसे क्या वजह है कि लीडरशिप के खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं होता और कारकुन पकड़े जाते हैं और लीडरशिप महफूज रहती है। ये हो क्या रहा है? ये क्या कहानी है? तो दरअसल ये कहानी ये है, बानी पीटीआई ने सियासी जमात की तरह से कुछ डिसिप्लिन कायम नहीं किया। एक माफिया की तरह से एक लीडर को दूसरे लीडर के मुकाबिल ला खड़ा किया, जो उनके दरमियान मफादात का तसादम हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। उस मफादात के तसादम ने सबको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। हाँ। ये है सूरत हाल। अब उसके नतीजे में आपको टूट फूट भी दिखाई दे रही है। आपको वो जो झूठ बोल के लोगों को परेशान करते थे, रियासत की मफादात के साथ खेलते थे, जैसे अभी हाफिज साहब फरमा रहे थे कि आपके यानी एससीओ हो रही है। ये सिर्फ बेलोरशिया का तो प्रेसिडेंट नहीं आया हुआ था, चीन का आपको आर्मी चीफ आया हुआ था वहाँ। उसके मौके पर आप ये सारी कहानी कर रहे थे। तो वो जो डिसइंफॉर्मेशन थी वो आपके गले पड़ गई। जाहिर है कि झूठ के पाँव ज्यादा दिन नहीं होते और वो जो कहते हैं ना, काठ की जो हड्डियाँ है वो ज्यादा देर तक आप चूल्हे पे चढ़ा नहीं सकते, बिलाखिर जल जाती है। तो वो हड्डियाँ अब जल गई है और लोग ये देख रहे हैं कि कहाँ यानी अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात कर कर पाकिस्तान के नेशनलिज्म और पाकिस्तान की नेशन को तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान की नेशन के खिलाफ गैर मुल्की असला इस्तेमाल किया जा रहा है। गैर मुल्की यहाँ इनके जलसे जुलूस में शरीक होते हैं। एक और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं जो इनके अंदर से आई है। इनके जब हंगामे होते हैं, जब ये मार्चेस इस तरह से करते हैं, तो इसमें 4 केडर होते हैं। पहला केडर फाइटर्स का, दूसरा केडर उनकी कुमक पर, तीसरा केडर वो जो जासूसी करते हैं, जो इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं,
जो गुलेलों से डरते हैं, अवाम कहीं चौथे नंबर पे जाके आते हैं जो पॉलिटिकल कारकुन हैं। तो ये दरअसल ये तो बगावत का एक सारा मामला था रियासत के खिलाफ। ये 9 मई को भी आपको दिखाई दी, 24 नवंबर को भी आपको दिखाई दी, और अल्लाह का फजल यह है कि अब उनकी कमर टूट गई। ठीक है शनीला, ये जो अंदरूनी मामलात की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अब आपको ये पता है कि जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, एक तरफ जब उनको लगा दिया जाता है तो वो फिर पूरी ब्रिगेड उस तरफ चल पड़ती है। अभी जो इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं जो ट्वीट्स, वो बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़ नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया पर, कि बानी चेयरमैन जो हैं वो जेल में हैं, लेकिन वो बहुत सारे मुकदमात और FIRs में उनको नामजद किया गया है, लेकिन बैरिस्टर गौहर के ऊपर एक भी FIR नहीं काटी गई। ऐसा क्यों है? इनके ऊपर कोई केसेस नहीं हैं। पहले अली अमीन गंडापुर के हवाले से हम सुन रहे थे कि वो डबल गेम कर रहे हैं, वो इनके साथ सिंसियर नहीं है। अब इस वक्त निशाने पर बैरिस्टर गौहर है। ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई एक बंदा निशाने पर नहीं होता। हर दूसरे चौथे दिन हम देखते हैं कि अंदरूनी तौर पर ही कोई ना कोई एक बंदे को पकड़ लिया जाता है। मतलब बिल्कुल आपको इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा, कोई सफबंदी नज़र नहीं आ रही, कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आ रही, और जिसका मुंह जिधर से उठता है वो आवाम को लेकर, कुछ लोगों को लेकर निकल पड़ता है और इस तरह के मामला शुरू हो जाते हैं। नाहिद, उसकी वजह है ना क़यादत का फुकदान है। वहाँ पे हर बंदा जो है ना वो अपने आप को एक लीडर समझ रहा है। अगर उनका कोई वर्कर है वो जाके सोशल मीडिया के ऊपर एक फेक खबर दे रहा है और उसकी वजह से उसको व्यूज मिलना शुरू हो गया, लोग अप्रिशिएट करना शुरू हो गए, वो भी एक लीडर बन जाता है। वो भी फिर क़यादत को बताना शुरू कर देता है कि जी आप ये स्ट्रेटजी अपनाएं अगर आपने एहतजाज करना है। अब वहाँ पे गंडापुर जो है वो समझ रहे हैं कि मैंने लीड करना है, मैं एहतजाज को आगे लेके जाऊंगी। बुशरा बीबी वहाँ पे आके बैठ गई हैं। बुशरा बीबी कह रही है कि नहीं जी मैं लीडर हूँ, मेरा बात आप मानी जाए। अब ये जो हामिद रजा साहब है, इन्होंने इस्तीफे की धमकी क्यों दी है? इन्होंने जब मीडिया चैनल्स के साथ बात की है, वो उस बात को समझे। उसके अंदर उन्होंने जो बताने की कोशिश की ये कि बुशरा बीबी ने हमें मीटिंग के दरमियान गालियां निकाली हैं, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं ये सब चीजें। इसी वजह से सलमान अकरम राजा का भी इस्तीफा हमारे सामने आ गया था। फिर वो जो अलीमा खान है बाहर आके उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, उन्होंने बताया कि एहतजाज होना चाहिए, जबकि ये कॉल देनी चाहिए थी बैरिस्टर गौहर को जो पार्टी के चेयरमैन है। फिर आप हर वक्त देखें, एक आपको न्यूज़ सर्कुलेट करेगी जी बैरिस्टर गौहर को हटा दिया गया, फलां को चेयरमैन बना दिया गया, इसको सेक्रेटरी जनरल से हटा दिया गया, इसको बना दिया गया, क्योंकि क्यों सियासी तंजीम ही नहीं है ना। वो सियासी तंजीम की ऑडियो लीक हुई है, वो भी सारी हाँ, चीजें जो है वो सामने आई हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने पार्टी कि इस चीज में फंस गए हैं कि हमने संगजानी में बैठना था, हमने डी चौक जाना था, नहीं हमने डी चौक जाना था, हमने संगजानी में बैठना था। भाई जहां पे भी आपने बैठना था, आपका सियासी लाहे अमल क्या था? सियासी कोई लाहे अमल नहीं था कि संगजानी में भी अगर बैठ जाते तो उसके बाद आपने क्या करना था। बात थी लाहे अमल की, वो नहीं है आपके पास। अब आप चाहे जिस तरह की प्लान बी के बगैर आप किस तरह से आवाम को लेकर बाहर निकल सकते हैं? आपका तो जो प्लान ए है वो भी नाकाम था ना, कोई प्लान था ही नहीं। वो संजानी और जो डी चौक है, ये तो अब वो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बात हो रही है, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट का दौरा नाकाम बना। नहीं, लेकिन इंतशार और फसाद फैलाना ज्यादा था ना। अब जो बात ये करते हैं ना ऑडियो में कि हम संगजानी में बैठ जाते हैं, वो सिर्फ अवाम की तवज्जो हटाने, क्योंकि अवाम सवाल करी कि लीडरशिप क्यों नहीं गिरफ्तार हुई? अगर गोलियां लगी हैं तो किसी लीडरशिप को तो लगी नहीं है, क्यों भागी बुशरा बीबी वहां से गंडापुर? जो बैरिस्टर गौहर की आप बात करिए ना, उसकी वजह यह है कि कल 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक नया झूठ गढ़ा जा रहा था। जब ये लाशों वाला झूठ आपका पिट गया, लोगों ने नहीं खरीदा, तो अब ये मशहूर किया गया कि जी बानी पीटीआई की जान को खतरा है। उनको ऐसी गैस उनके छोड़ी जा रही है उनके जेल सेल में, जिससे उनकी जो दिमाग उसने काम करना बंद कर दिया। तो जो बैरिस्टर गौहर है वो आज मिल के आए तो उन्होंने कहा जी बानी पीटीआई तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब ये जो पॉजिटिव चीज है ये पसंद नहीं आ रही है पीटीआई के सपोर्टर को। वो हमेशा नेगेटिव चीज सुनना चाहते हैं। उनको पसंद है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ बुरा हो रहा हो, उनको पसंद है कि पार्टी के अंदर भी कुछ बुरा, क्योंकि उनको लगता ही यही है कि हम मनफी चीजों से, कयास से, इंतशार से ही अपनी सियासत को चला सकते हैं। तो बैरिस्टर गौहर इस वजह से भी हिट लिस्ट पे आ गया कि वो अब आके ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक ठाक है, जबकि अंदर से अगर वो खबर लेके आते हैं नहीं जी बानी पीटीआई की तबीयत बहुत खराब है, वो तो बहुत बीमार हैं, वाकई उनके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया, तो उनको अप्रिशिएट किया जा रहा होता, उनकी गुडी जो है चढ़ा दी जाती है। बस अली अमीन गंडापुर तो वो एक और, अब वो धमकियों पे आपको पता है सब जानते हैं उतरे में, और वो दोबारा आने की बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि गोलियों को जवाब हम गोलियों से देंगे, फिर उसके लिए भी एक बयानिया तो उन्हें बनाना है ना। जब हमदर्दी हासिल होगी कोई इस किस्म का बयानिया उनका, तभी आगे बढ़ पाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे मजीद, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेनी है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
जब भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने लगता है, महंगाई कम होने लगती है, नए इक्तसादी मुआहिदों के लिए किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है, तो चंद शरपसंद सियासी लिबादे ओढ़कर इस्लामाबाद पर हमला आवर हो जाते हैं, पुलिस रेंजर्स पर घात लगाकर हमले करते हैं और ड्यूटी पर मामूर जवानों को शहीद कर देते हैं। ये इंतशारी टोला पहली दफा रियासत पर हमलावर नहीं हुआ, बल्कि ये बार बार न सिर्फ रियासत बल्कि रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं। 9 मई को भी इसी इंतशारी टोले ने पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए और हमारे अजीम शोहदा की यादगारों तक को निशाना बना डाला। याद रहे, ऐसी मारधाड़ और जिलाओ घिराव से रियासत को अरबों रुपए का यौमिया नुकसान और स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के सैकड़ों अरब रुपए डूब जाते हैं। रियासत ने हर दर्जा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने के बाद इन जत्थाबरदारों के खिलाफ न सिर्फ कामयाब ऑपरेशन किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी शहरी के जानी नुकसान के बगैर इस्लामाबाद को फसादियों से खाली करवाया। सियासत के नाम पर दहशतगर्दी हरगिज नहीं। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। इनफरादी नहीं, इज्तमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सारे इवेंट के बाद जो सारे मामलात हुए और जो सोशल मीडिया पर हमें प्रोपेगेंडा आया, जो सब चीज़ें, यकीनन ये किसी भी मुल्क की मईशत के लिए ओवरऑल सिक्योरिटी के मामलात को भी अगर देखें तो ये कोई अच्छी ख़बर नहीं होती। यकीनन ये तशवीशनाक चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट इनसे निपटने की कोशिश कर रही है, लाया अमल बना रही है कि इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाए। हाफिज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे मामलात होने के बाद एक मरतबा फिर अली अमीन गंडापुर खड़े हैं और वो ये कहते हैं कि हम दोबारा आएंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे और मज़ीद वो चीज़ों को ख़राब करने की तरफ आमादा इस वक्त नज़र आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो इनकी सिचुएशन है ये एक लंबे अरसे तक खड़े होने के काबिल नहीं है, जो इन्होंने आवाम के साथ किया है और जो सारे मामलात हुए हैं। दूसरा, जो DPO अटक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने इशारा किया है कि बैरूनी हाथ इसमें मुलव्विस है, बाहर के लोग इसमें शामिल थे, जिस तरह वो ट्रेंड थे वो आम लोग नहीं थे, और जो चीज़ें उनके पास थी, जिस किस्म की जैकेट्स पहनी हुई थी, जो शर्ट्स थे उनके पास, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। DPO अटक ने चशमकुशा सबूत पेश किए हैं इस 24 नवंबर के धरने के हवाले से और मार्च के हवाले से, और उन्होंने ये वाज़ेह अंदाज में ये बताया है कि किस तरह से ट्रेंड लोग जो है एक रियासती अदारे के ख़िलाफ़ किस तरह से खड़े हुए हैं कि उन लोगों से पुलिस के यूनिफॉर्म मिले हैं, उन लोगों के पास जो है वो ना सिर्फ ये कि जदीद तरीन असला था, बल्कि वो जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में भी ये बात कही है कि वो पहाड़ी पर जो जिसको कहा गया है कि पहाड़ी पर बैठकर और बाकायदा वो मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनके पास वायरलेस सेट मौजूद थे और जो पुलिस का ब्लॉक कर रहे थे, उसको मॉनिटर कर रहे थे, उसको ना सिर्फ मॉनिटर कर रहे थे बल्कि अपने लोगों को हदायत भी दे रहे थे। और उनसे जो असला मिला है उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिस तरह से DPO ने बताया है, कि जिनके वेयर अबाउट्स का कोई पता नहीं है, उनका कोई बायोमेट्रिक नहीं है। अब उनके बारे में पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए थे और किस तरह से ये ट्रेंड हुए। देखिए, ये सारा मामला चल रहा है KP हुकूमत की तरफ से, और KP के जो हुकूमत है उसके सारे वसाइल, उसकी सारी सियासत और उसकी सारी खिदमत का महवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस्लामाबाद पर यलगार कैसे की जाए
और अडियाला जेल के कैदी को कैसे रहा करवाया जाए, और उसे अपने अवाम का कोई मफाद नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि KPK में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है कि 26 डिस्ट्रिक्ट जो KPK के हैं वो अस्करियत पसंदी का शिकार हैं, और वहाँ बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो शाम को टेक ओवर करती हैं, क्योंकि ये इलाके जो हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वो सूबाई हुकूमत ने अवाम के रहमो करम पर छोड़ दिए हैं कि अवाम जाने और अस्करियत पसंद जाने। यही वजह है कि यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपनी पोस्टें कायम किए हुए हैं और लोगों को अमन और सुकून फराहम कर रही हैं। और सूरत हाल ये है कि KPK की गवर्नमेंट जो है वो बजाय इसके कि अपने अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो दे, वहाँ जो सूबे के जो पैरामेडिक्स स्टाफ है वो सड़कों पर है, असातिज़ा सड़कों पर हैं, सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर हैं। सूरत हाल तो ये है कि वो सूबा पूरा का पूरा जो है इस वक्त बदअमनी का शिकार है, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है जिसके सरबरा चीफ मिनिस्टर हैं, वो उनकी सारी तवज्जो ये है कि इस्लामाबाद पर यलगार करके इस्लामाबाद को सरेंडर करने पर मजबूर किया जाए। हालांकि रियासत जो है वो कमज़ोर नहीं, रियासत खा कितनी भी कमज़ोर हो लेकिन वो कमज़ोर नहीं होती। रियासती अदारे जो हैं वो रियासत की रेट जो है कायम करना जानते हैं। यही वजह है कि ये 24 नवंबर का वाक़या हो, 28 सितंबर का हो या 5 अक्टूबर का हो, सब ने देखा कि यहाँ पर पुलिस, रेंजर्स या दूसरी उसके साथ जो एजेंसीज थी, उन्होंने ना सिर्फ ऐसी हड़तालों को, ऐसे एहतजाज को नाकाम बनाया, बल्कि इनको ये सबक लेना चाहिए 24 नवंबर के वाक़े के बाद कि इस किस्म के वाक़यात से बचें, अपने लोगों की तरफ तवज्जो दें। जो वसाइल जो है वो सियासतबाजी पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं या इस्लामाबाद को गिराने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो अपने अवाम की बहबूद पर, अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए ठीक है। उस पर इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं कि अवाम की फलाह बहबूद, उनके लिए जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको बेहतर करना कितना ज़रूरी है। और उस वक्त KPK की जो सूरत हाल है वो हम सब उससे आगाह हैं। साफ़ी साहब, अब तक ये बताया जा रहा है कि कुछ ही अरसे में ये जो इस वक्त मामलात हो रहे हैं इसमें 130 अफराद जो हैं जी कुर्रम में वो जहाँ बक हो चुके हैं, 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत की जो जिम्मेदारी बनती है वो अदा नहीं की जा रही। हम इस पर बारहा बात करते रहते हैं कि उनकी तरजीहात क्या हैं। सर, इस मसले का हल क्या है? किस तरह से इस मामले से बाहर निकला जाएगा? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ही अपनी वो कुर्बानी देती रहेंगी और आप उनकी तज़हीक करते रहेंगे, और आप जो है वो मुल्क का अमन व अमान ख़राब कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, आपको कुछ और सूझता ही नहीं है? देखिए नाहिद, जो कुर्रम एजेंसी का अलमिया है वो इंतहाई संगीन है। वो एक ऐसा मामला है, फ़िरक़ावारियत की एक ऐसी आग है, अगर खुदा न खास्ता उसकी बरवक्त तदारक नहीं की गई तो मेरी मुँह में खाक, ये सिलसिला सिर्फ कुर्रम एजेंसी के हुदूद तक नहीं रहेगा। आप दुरुस्त फरमा रही है कि 100 से ज़ायद लोगों की जो अमवात है वो कोई छोटी बात नहीं है। सूबाई हुकूमत बराह रास्त उस डिस्ट्रिक्ट के, जो अभी कबायली इलाका भी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे अमन व अमान कायम करने में जो उनकी नाकामी है वो बराह रास्त सूबाई हुकूमत पे आयद होती है। कुर्रम एजेंसी की तो आप बात ही छोड़ है नाहिद। जो वज़ीर आला साहब है अली अमीन गंडापुर साहब, उसकी अपने डिस्ट्रिक्ट की ये हालत है कि उनके रिश्तेदार कत्ल हो रहे हैं, बिल्कुल, उनके तदफीन में, उनके जनाज़ों में वो शरीक नहीं हो सकते, और आए रोज़ जो इस्लामाबाद पे वो जत्तों की लीडिंग करके यहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ पे उनको भागते बनना पड़ता है। तो वो एक अजीब सी कहानी है, एक अजीब सी हज़मियत है। ये तो अच्छा है कि कल जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी उन्होंने जाके कुर्रम एजेंसी के सदर मुकाम पारा चिनार में एक अमन जरगा किया। उसके कुछ नताइज अभी आज हमें सामने नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं कि फायरबंदी हो गई है, कुछ ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता बहाल हो रही है। तो ये जो PTI की सियासत है ये बहुत अबहाम पे मबनी है, लेकिन इस अबहाम का जो मैं पहले बता रहा हूँ कि PTI की तंजीम जो थोड़ी बहुत तंजीम जिसको हम कह सकते हैं उसको तो नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन रियासत के वजूद को जो गाँव और ज़ख़म पहुँच रहे हैं उसका मदावा बहुत मुद्दत में होगा। अब देखिए, ये जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई के हवाले से जो PTI का मौक़िफ़ है, अगर आने दिया जाए तब भी गिला कि भाई आपने आने क्यों दिया हमें। वो शायद यही कहा था कि रोक लेता हूँ तो कहती है मुझे जाने दो,
जाने देता हूँ तो कहती है यही चाहत थी। पीटीआई की ये है कि आने दिया जाए तो क्यों आने दिया भाई, आप लोगों ने हमें क्यों आने दिया, ना आने दिया जाए तो कहती है ये तो हम कह जाती है ये पार्टी की ये तो हमारा हक था इस्लामाबाद पे चढ़ाई, हमें क्यों रोका। ये तजब्जुब का शिकार है, लेकिन इस तजब्जुब का जो ख़तरनाक पहलू है नाहिद, वो रियासत और वफाक की इकाइयों के बीच में एक तनाव की कैफियत पैदा करना है। और सरदार गयास गुल जो DPO अटक है उनकी बात में वज़न है। फिर डॉक्टर साहब जिस तरह फरमाते हैं मुझे उस बात से 100% इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जिस तरह मुशर्रफ ने एक ज़माने में कहा था कि सारे तालिबान जो है वो पश्तून है, लेकिन सारे पश्तून जो है वो तालिबान नहीं है। तो इसी तरह पश्तून जो है उनकी कुछ एक हल्का जो है वो PTI को सपोर्ट करने वाला ज़रूर है, लेकिन सारे PTI के सपोर्टर नहीं है। वो मुहिब वतन भी है, वो पाकिस्तान में अमन कायम करने वाले लोग भी है। तो मेरी नज़र में ये तनाव की कैफियत जो अब हम एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं, ये खुदा न खास्ता अगर ये बात अवाम के जहन में रासिख हो जाए तो ये रियासत की वजूद के लिए इंतहाई ख़तरनाक बात होगी और इसकी ज़िम्मेदार PTI होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो दहशतगर्दी के हवाले से ज़रा आप उसमें अपने इनपुट दीजिएगा। सारा काम गवर्नर नहीं कर रहा है तो फिर वज़ीर आला का क्या काम है खैबर पख्तूनख्वा में। दूसरा एक और ख़बर है जिस पे मैं आपकी राय चाह रही हूँ, रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को 7 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया है। अपने ही जाल में ये फंस रहे हैं और मसाइल इनके लिए बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ना, बानी PTI तो एक पैम्पर्ड चाइल्ड थे ना, उनको हर तरफ से मदद की जा रही थी, सहूलतकारी मिल रही थी, और वो जो सहूलतकारी थी उसकी वजह से ये बहुत सारे जराइम से बचे हुए थे। लेकिन बिल आखिर जो क्या कहते हैं जी कि वो खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, तो वो उसके ख़त्म नहीं होते, जराइम के आसार नहीं ख़त्म होते, वो बोलते हैं। तो अब वो जो जराइम का फंदा था वो उनके गिर्द कसना शुरू हो गया है। तो ये आपके जो आपने सवाल किया बानी PTI और 7 मुकदमात का, वो तो ये है। अब ये मुकदमात सिर्फ इतने नहीं हैं, बहुत सारे हैं, और कुछ ऐसे भी मुकदमात हैं जिनको किसी वजह से सुला दिया गया था कुछ लोगों ने, तो उनको भी जागना है। तो ये तो मामलात होंगे। और ये जो है ना, आप दहशतगर्दी वाली बात कर रही हैं, ये तो इस कदर अफरीत है। ऐसा कभी नहीं था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। उनके दरमियान इख्तलाफ भी होता है, लेकिन वो इख्तलाफ का इजहार कैसे होता था? एक ने एक जुमे जलसा कर लिया, दूसरे ने दूसरे जुमे जलसा कर लिया, और अगर कहीं मामला कशीदगी की तरफ गया तो उसी इलाके से लोग उठ खड़े हुए मुअज़्ज़िज़ीन और उन्होंने कहा कि इंसान बनो। उनको बिठा दिया जाता है, और फिर ये जो मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं इनको रियासत की सपोर्ट हासिल होती है, ये काम करते हैं। लेकिन अब सूरत हाल तो ये है कि सूबाई हुकूमत जो है उसकी तो सारी तवज्जो किसी और तरफ थी, इस्लामाबाद को फतेह करने पर थी, या बेलोरशिया का प्रेसिडेंट का दौरा नाकाम करने की तरफ थी। तो उनके तो सारे मामलात ये थे। तो इस दौरान में पूरा सूबा, सिर्फ कुरम एजेंसी में ये अलमिया रूनुमा नहीं हुआ, पूरे सूबे के साथ, यानी उस पर किसी को कोई तवज्जो नहीं है। वहाँ कत्लो गारत गरी, अभी आपने जिक्र किया, कत्लो गारत गरी हो रही है, उनके घर तक पहुँच गई है। जब आप आग लगाते हैं तो बिलाखिर आपके घर जाती है, बिल्कुल ऐसे। तो अब आपके घर पहुँचना शुरू हो गई है। खुदा के लिए अगर आप में ज़रा से भी फहम और अकल है, आप में, आपके बानी में, आपके मुतल्लिकीन में, तो अपने घर की खबर लो भाई, अपने सूबे को सर्व करो। आप तीसरी बार हुकूमत बना रहे हो, लेकिन आप ही के बंदे ने ये सवाल किया है, मरवत ने, उसने कहा जी कि क्या है हमारी कारकर्दगी, अगर हमें कारकर्दगी पर वोट मिला होता तो हम तो कभी हुकूमत ना बना सकते। तो इसका इस सवाल का मतलब एक तो ये है कि कारकर्दगी नहीं है, दूसरा ये है कि आपके वोट भी मशकूक हैं, खराबी है। और मौलाना फजल रहमान गलत नहीं पीटते कि मेरे साथ केपी में गड़बड़ की गई है। वो गड़बड़ कैसे हुई है? गड़बड़ ऐसे हुई है कि इनका जिन लोगों को इन्होंने मुलाजमतें दी, पूरे के पूरे कैडर बनाए, वही तो बैठे हुए थे पोलिंग स्टेशंस में, और उन्होंने वारदात की, और वो उसके नताज आपके सामने आ गए। तो बात यह है नाहिद कि इन लोगों के पास हुकूमत है, लेकिन इनको ना अपने अवाम की फ़िक्र है,
ना रोज़ाना मरते हुए लोगों की फ़िक्र है। आज ही सूबाई हुकूमत ने जो फिगर जारी किया है 133 का है, तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि आप 133 लोग जो हैं वो जान से गए और आप चढ़ाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस पर तो आपको। ठीक है शनीला, बदकिस्मती से अभी तक जो है ना वो तरजीहात में कोई हमें तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। आप आवाम को सर्व नहीं करना चाहते हैं और अभी तक आप फिर दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की बातें कर रहे हैं, उसी को फतह करना चाहते हैं। इस मसले का हल क्या है? इस तरह से लोगों को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा जा सकता, जिनके जानो माल महफूज नहीं है, जिनके बच्चे अगवा हो रहे हैं, इतने ख़राब वहाँ पर मामलात हैं सिक्योरिटी के, क्या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं, बात यह है कि अब ना हुकूमत को कुछ ना कुछ स्टेप जो है ना वो उठाना होगा। इस तरह चीज़ों को नहीं छोड़ा जा सकता कि एक सूबा है वो अपने सारे वसाइल जो है वो सिर्फ लगा रहा होता है रियासत के खिलाफ बगावत करने के लिए। आज जो डीपीओ अटक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अगर बताया जा रहा है कि ये जो आंसू गैस के शेल हैं ये ब्राज़ील से आए हैं, तो ये कितने एक्सपेंसिव है, यानी कि आपकी रियासत उसको इस्तेमाल नहीं करी लेकिन एक सूबा उसको इम्पोर्ट कर रहा है और वो ला के अपने ही भाइयों के ऊपर जो है उसको चला रहा है। जो पाकिस्तान में शेल्स मौजूद हैं ये 8 गुना ज्यादा है। अच्छा, फिर जो क्रेन आ रही है उस क्रेन के ऊपर जो बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे वो कह रहे थे हमें नहीं पता ये टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे इस्तेमाल करें। इसका मतलब वो भी कहीं से इंपोर्ट की गई है, जिसने कि वो आंसू गैस शेल जो इनके ऊपर फेंके गए थे जो सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर, उनको 4-5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। फिर वो जो वहां पे जो लोग थे साथ, उन्होंने कहा वो इतने ट्रेन थे कि हमारे एलीट फोर्स वालों से ज्यादा ट्रेन थे कि वो 15-20 मिनट के ऊपर पहाड़ों पे चढ़ जाते थे, वहां से जाके हमारे ऊपर आंसू गैस जो थे वो शेल फायर कर रहे थे। ये इसका मतलब ये कि आपका सारी तवज्जो जो है वो रियासत के ऊपर हमला करने पे, जिसपे सारे वसाइल जो है वो आप झोंक रहे हैं। फिर गिला ये किया जाता है कि वफाक हमें हमारे फंड नहीं दे रही है। तो वफाक को अब सोचना होगा, जैसे कि आपने टास्क फोर्स बनाई है कि जो फेक खबर देगा उसका तदारुक हमने करना है, उनके लिए कोई सिफारिशात जो है वो निकाल जाएगी। तो आप तमाम सियासी जमातों की एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसके अंदर अगर पीटीआई को निकाल के उसके अंदर उनसे सलाह मांगे कि अब हमें बताया जाए कि हम इस मामला से कैसे निपटे। रोज रोज ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं, लोगों के कारोबार जो है वो खराब होते हैं। जिसकी दुकान 3 दिन बंद रहती है, आप सोचो उसकी कितनी दिहाड़ी जो है वो खराब हो रही होती है। जिनकी टैक्सियां बंद हो जाती हैं, उनका आप सोचे कि उनका रोजगार किस तरह से दोबारा हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होते हैं, बच्चों की यूनिवर्सिटियों में एग्जाम थे, वो सारे एग्जाम जो रीस्केड्यूल करने पड़े। रियासत का 190 अरब रुपया सिर्फ इनको रोकने पे लग रहा है। क्या अवाम टैक्स की पेयर का जो पैसा जो आ रहा है, जिसको हेल्थ पे लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, वो रियासत इस बगावत को रोकने के ऊपर लगाएगी? तो ये नहीं हो सकता। बेलारूस का सदर यहाँ पे आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो अगर वो ये देखेगा कि इस रियासत के अंदर जो पैसे हैं वो तो लग इस इंतजार को रोकने के लिए रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचेगा। जो और ममालिक यहाँ पे आ रहे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी सोचेंगे। अब जो चाइना के जो आए हुए थे आर्मी चीफ, वो किस लिए आए थे? अपने लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। अगर उनको ऐसे हालात नजर आएंगे तो वो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। सो अब वक्त ऐसा है कि आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठे, कोई ना कोई लाहे अमल बनाएं कि इनके साथ कैसे डील करना है, क्योंकि ये तो सियासी तौर पे आ नहीं रहे, ना ये मुज़ाकरात में बैठ रहे हैं, ना ये किसी सियासी लाहे अमल की तरफ आ रहे हैं। झूठ प्रोपेगेंडा और इंतशार फसादिया सिर्फ इसी की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सोचना होगा, नहीं तो आप इस मुल्क की बुनियादें जो है ना वो फिर खोखली होनी शुरू हो जाएंगी और जो आपस में जो सूबों को लड़ाया जा रहा है वो ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए कि उससे पहले कि लड़ाई सब घरों में पहुंच जाए, इसको कहीं ना कहीं रोकना है किसी तदबीर के जरिए, किसी हिकमत अमली के जरिए। और ये काम अब हुकूमत ने ही करना है और उनको अब करना चाहिए। और इस तरह से इन चीज़ों को छोड़ा नहीं जा सकता। जो एहतजाज धरनों की बात हो रही है, इसमें 190 अरब रुपए यौमिया आपको नुकसान होता है। फाइनेंशियली इस क्राइसिस को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर जिस तरह से लोग इसका शिकार होते हैं, आप अपने ज़ाती मफादात के लिए एक सूबे के लोगों को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और उसमें भी प्लांटेड किस्म की सारी चीज़ें होती हैं। ये नुकसान जो है वो किसी सूरत जो है बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसके लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी बना भी रही है और ये वक्त की ज़रूरत है, मजबूरी है कि इस पर आपको काम करना पड़ेगा। हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा इस पैनल का हिस्सा थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त।